हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एएसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। अगर आपको ये लगता है कि बैठे बैठे बस चीज़ें मिल जाएं, अगर आपको ये लगता है कि यार सर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस हमारी एग्ज़ाम निकल जाए, सारी चीज़ें हो जाएं, तो यकीन मानिए किस्मत के भरोसे आप बैठेंगे तो बैठे ही रहेंगे। आपको मेहनत अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो किस्मत जो है वो आप पर भी मेहरबान नहीं होगी। तो याद रखिए, सिर्फ किस्मत पे भरोसे मत रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। किस्मत अपने आप आपकी मेहनत के आधार पर दिखाई देने लगेगी। राइट, चलिए इसी विचारधारा, इसी एटीट्यूड के साथ में आप पढ़ाई जो है वो जारी रखिए। आइए देखें कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, आखिर वो था क्या। ऑल इंडिया एजुकेशन समिट इनोग्रेटेड बाई एट प्रगति मैदान दिल्ली ऑन 29 जुलाई। देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, ऑल इंडिया एजुकेशन समिट की, तो याद रखना है कि ऑल इंडिया एजुकेशन समिट जो हाल ही में जिसका इनोग्रेशन किया है दिल्ली में 29 जुलाई को, कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? तो मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज़ के बारे में बताया था, भारत मंडपम। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और अगर आपको नहीं पता है भारत मंडपम है क्या, अगर आपको नहीं पता है कि इसके बारे में कि सर ये आखिर है क्या, ये नाम क्या है, तो आप जाइए और पुरानी क्लासेस देखिए, वहाँ मैंने डिस्कस किया हुआ है कि भारत मंडपम जो है उसका मतलब क्या है, और भारत मंडपम जो है वो किसको हम भारत मंडपम बोल रहे हैं। राइट, तो याद रखिए, भारत मंडपम में जो प्रगति मैदान में है, वहाँ 29 जुलाई को ऑल इंडिया एजुकेशन समिट जो है उसका इनोग्रेशन किया। किसके द्वारा? तो वो किया है इनोग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बात समझ में आ रही है? वो किसके द्वारा इनोग्रेशन हुआ है? तो वो हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। बात आती है कि सर इसमें होगा क्या, ऑल इंडिया एजुकेशन समिट जो है वो किस पर बात करेगी, क्या करने का प्रयास जो है वो उसमें किया जाएगा। तो याद रखिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको आप नेप के नाम से जानते हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों को आधार बनाकर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों के आधार पर शिक्षा में सुधार की बात जो है वो किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया एजुकेशन समिट 29 जुलाई दिल्ली, भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में। ठीक है, और इसका इनोग्रेशन किया है माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधानों को आधार बनाकर, उनके प्रावधानों के आधार पर चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें और देखें कि आज जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द बुक टाइटल कलर्स ऑफ डिवोशन ऑथर्ड बाय हुम हैज बीन रिलीज्ड। कलर्स ऑफ डिवोशन जो है वो किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसका विमोचन जो है वो अभी किया गया है। तो कलर्स ऑफ डिवोशन जो है वो अनीता भरत शाह के द्वारा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कलर्स ऑफ डिवोशन की, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि ये बात किसकी करती है। कलर्स ऑफ डिवोशन की अगर मैं बात करूं, तो ये जो बुक है ये इट इज रिटन बाय ठीक है, इट इज रिटन बाय अनीता भरत शाह। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, भरत शाह। और ये बात करती हैं पुष्टि मार्ग की। ठीक, किसकी बात करती हैं? पुष्टि मार्ग की। और ये पुष्टि मार्ग का जो सिद्धांत है वो दिया किसने है? तो ये भी याद रखिए, वो दिया है वल्लभाचार्य जी ने। बात समझ में आ रही है? और वल्लभाचार्य जी के बारे में अगर आपको बताएं, तो ये वही वल्लभाचार्य हैं जो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। राइट, तो याद रखना है कलर्स ऑफ डिवोशन इट इज रिटन बाय अनीता भरत शाह, जो बात करती हैं पुष्टि मार्ग की, और पुष्टि मार्ग के आधार पर इन्होंने भारतीय दर्शन को समझाने का प्रयास किया है। पुष्टि मार्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने है? तो पुष्टि मार्ग का कॉन्सेप्ट दिया है वल्लभाचार्य जी ने। और भारतीय दर्शन को अगर आपको समझना है वल्लभाचार्य जी के द्वारा, तो आप उनके पुष्टि मार्ग के आधार पर भारतीय दर्शन को समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा, अगर सिर्फ क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे तो अनीता भरत शाह इसका राइट आंसर होगा।
राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंडियाज फर्स्ट चैटबॉट डेडिकेटेड टू मेंटल हेल्थ टेली मानस हैज बीन लॉन्च्ड। देखिए ये अपने आप में तरक्की ही है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम किस तरीके से अपनी दैनिक जीवन में, अपने रूटीन में हम चीज़ों को लेकर आ रहे हैं ताकि हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी सी आसान हो सके और जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सर्विस को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो भारत का पहला चैटबॉट है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जिसका नाम टेलीमानस है, उस टेलीमानस को कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये देखिए इसमें दो तीन चीज़ें बनती हैं। दो तीन चीज़ें क्या, तो पहली तो ये कि ये फर्स्ट चैटबॉट है जो डेडिकेटेड है किसके लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो आप ये याद रखिए, फर्स्ट चैटबॉट विच इज डेडिकेटेड टू मेंटल हेल्थ, राइट। तो ये किस पे लिए डेडिकेटेड है, ये मेंटल हेल्थ के लिए डेडिकेटेड है। दूसरा आपसे ये पूछ रहा है कि ये कहाँ इनोग्रेशन हुआ है इसका, तो याद रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में इसका इनोग्रेशन हुआ है। तो दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि सर टेलीमानस जो है वो एक चैटबॉट है और पहला ऐसा चैटबॉट है जो पूरे तरीके से डेडिकेटेड है किसके लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। अब अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव के, अच्छा एक चीज़ और इसमें आप याद रख सकते हैं कि सर इससे संबंधित जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है वो कौन सा है, तो वो टोल फ्री नंबर जो है वो है ठीक है, वो नंबर है 14416, राइट। तो ये नंबर भी अगर आपको लगता है तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप याद रख सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं कि सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो 24/7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 24/7 मेंटल हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए ये टेलीमानस जो है उसको लॉन्च किया गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 24/7 मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है, ये बात समझ में आ रही है। तो मेंटल हेल्थ सर्विस को 24/7 प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो वो टेलीमानस के द्वारा किया जाता है, बात समझ में आ रही है। तो इसका प्रयोग करके आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप इस टोल फ्री नंबर का भी यूज़ करके और चीज़ों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। देखिए देखने में तो लग रहा है कि सर ये योजना जो है वो किस तरीके की हो सकती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंपॉर्टेंट है इवन अगर मैं बात करूँ तो मेरा बिल अब कैसे है वो थोड़ी देर में मैं आपको बता देता हूँ। मेरा बिल मेरा अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए कि एक स्कीम जो है वो चालू की गई है, किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा। कब की गई है, तो जीएसटी डे के दिन की गई है। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो यहाँ पर इसी 1 जुलाई को ये किया गया है, तो याद रखिएगा कि जीएसटी दिवस के दिन ये लॉन्च की गई। दूसरा इसमें याद रखिए कि सर इसमें होगा क्या, तो यहाँ पर याद रखिए कि जो कंज्यूमर को इस तरीके से इनकरेज किया गया और बिल लेने के लिए, जनरली होता क्या है कि हम किसी भी सामान को परचेस करते हैं तो हम अपने टैक्स हमको ना देना पड़े उसके लिए हम वहाँ से कच्चा बिल ले लेते हैं, पेपर पे चीज़ें ले लेते हैं। इससे होता यह है कि जो शॉपकीपर है वो भी गवर्नमेंट को बिल पे नहीं करता। इससे गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो है वो लॉस होता है। उसको मेंटेन करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार एक योजना लेकर आया और उसने ही बोला कि भाई बिल जो है वो आप जरूर लीजिए। सरकार जो है वो लगातार अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अलग अलग प्रकार से ये भी बोलती रहती है कि अगर आप एक सुई का भी कंजम्पशन करते हैं तो वहाँ जरूरी है कि आप उसका पक्का बिल लीजिए, ताकि आप उसके अगर जीएसटी दे रहे हैं तो शॉपकीपर जो है वो भी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करे। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स ये बोला जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ को अगर खरीद रहे हैं तो आप अपना बिल जो है वो जरूर लीजिए, मस्ट है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा, इस बिल को लेकर आप क्या करिए, आप इसको अपलोड कीजिए। कहाँ अपलोड करना है, आप बिल को पोर्टल में अपलोड कीजिए, जो इनका पोर्टल है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होगी, यहां पर यह बोला गया कि अगर आप बिल लेते हैं अपने कंजम्पशन पर, उसको अपलोड करते हैं हमारे पोर्टल पर आकर, तो हम
लकी ड्रॉ के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोला कि फिर लकी ड्रॉ के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो भी कंज्यूमर है जिसका भी नाम खुलेगा उससे और अलग अलग लोगों को लगभग 30 करोड़ रुपए के उपहार जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि भाई कंज्यूमर भी अट्रैक्ट हो रहा है, कंज्यूमर को भी लग रहा है कि यार बिल लेते हैं, अब इस बिल लेने के बाद में अब इसको अगर हम अपलोड कर देते हैं तो हो सकता है कि लकी ड्रॉ में या इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं वहां पर हमारा भी नंबर आ जाए, और नंबर आने से हो सकता है कि उपहार जो है वो भी मिल जाए, फायदा हो जाए। तो बिल लेना जो है वो जरूरी है, अगर आप यहाँ से पक्का बिल ले रहे हैं तो वो फायदा होगा, उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, अलग अलग। तो यहाँ पर बिल जनरेशन की प्रकृति जो है वो डेवलप हो रही है। दूसरा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अगर आप बात करते हैं C2B, माफ करिए C2G की, तो यहाँ पर कंज्यूमर और गवर्नमेंट के बीच में जो सर्विसेज हैं उनमें भी सुधार देखने को मिल रहा है, राइट, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनमें सुधार थोड़ा सा, और सर्विसेज जो है उसको और ज़्यादा बेहतर करने पर इस तरीके की चीज़ें सरकार बीच बीच में करती रहती है। तो आप याद रखेंगे किस गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लाई गई है, तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा योजना जो है वो लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है साल्वेक्स से रिलेटेड, और साल्वेक्स जो है वो एक एक्सरसाइज है, ठीक है। ये है क्या, कहाँ पर हो रही है, क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पहले आप देख लीजिए, साल्वेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये भारत और यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया यूएसए एक्सरसाइज है, राइट, जिसको हम साल्वेक्स के नाम से जानते हैं। ये कब से कब तक, तो 26 जुलाई से लेकर अगर मैं बात करूं, या 26 माफ करिए 26 जून से लेकर 6 जुलाई तक ये एक्सरसाइज जो है वो हुई है, ठीक है। और कहाँ पर हुई है ये एक्सरसाइज, तो वो भी आप याद रखिए, ये हुई है नेवी एक्सरसाइज है, और कहाँ पर हुई है, तो वो हुई है अमेरिका में, ठीक है, यूएसए में। तो इंडिया यूएसए एक्सरसाइज है, साल्वेक्स नाम इसका दिया गया है। 26 जून से लेकर 6 जुलाई तक ये एक्सरसाइज हुई है, और मतलब किसके साथ में होती है, तो अमेरिका में होती है। और अभी हाल ही में ये कहाँ पर हुई है, तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ये कोची में हुई है, ठीक है। इंडिया में कहाँ पर हुआ है साल्वेक्स एक्सरसाइज, तो ये हुआ है कोची में, ठीक है। और इस एक्सरसाइज की शुरुआत कब से हुई है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इसमें इसकी शुरुआत हुई है 2005 से। तो यहाँ पर आपको 4-5 चीजें पता चल गई। साल्वेक्स इंडिया यूएसए एक्सरसाइज है, किस प्रकार का एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, ये भी आप याद रखिएगा। नेवी मतलब इंडियन नेवी की बात करें और यूएस नेवी की बात करें, उनके बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। 26 जून से 6 जुलाई तक कोची में है, और स्टार्ट किया गया है इसको कब से कब तक, इसको 2005 से इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब अगर मैं अलग अलग एक्सरसाइज की बात करूं तो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस जो क्लासेस हमने ली हैं वहाँ पर मैंने अलग अलग एक्सरसाइज भी बताई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए साइक्लोन है, ठीक है, साइक्लोन फर्स्ट। दूसरा अगर मैं बात करूँ नोमैडिक, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो मालाबार। तो ये कुछ फेमस एक्सरसाइज जो हैं वो भारत की हैं। अब आप मुझे फटाफट कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि ये एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में होती है। साइक्लोन किन देशों के बीच में है, नोमैडिक का पूरा नाम नोमैडिक एलिफेंट होता है, वो किन देशों के बीच में, मालाबार जो है वो क्वाड कंट्री कहलाती हैं, वो चतुर्दश कंट्री जो है वो कहलाती हैं। तो वो किससे संबंधित है वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें, इन विच स्टेट डिड होम मिनिस्टर अमित शाह lay the foundation stone of country's first cooperatively run सैनिक स्कूल। हाल ही में अगर हम बात करें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला जो है वो रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं और सैनिक स्कूल की मैं बात करता हूं तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये गुजरात में अभी अमित शाह जी ने कोऑपरेटिवली रन सैनिक स्कूल जो है उसके लिए आधारशिला तैयार रखी है इन्होंने। और अभी तक अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें तो कितने सैनिक स्कूल हैं, टोटल नंबर आप याद रखेंगे यहाँ पर 51 सैनिक स्कूल जो हैं वो इंडिया में अभी काम कर रहे हैं। दूसरा अगर एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि फर्स्ट सैनिक स्कूल जो है वो कौन सा है, वो भी आप यहाँ याद रख सकते हैं, वो है लखनऊ का, राइट। तो लखनऊ सैनिक स्कूल जो है वो इंडिया का फर्स्ट सैनिक स्कूल माना जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि अभी हाल ही में कहाँ पर, तो वो गुजरात पर इन्होंने आधारशिला रखी है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। वित्त वर्ष 2023 में भारत की शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य जो है वो कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है तमिलनाडु। और तमिलनाडु जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर जो है वो बन गया है। अब ये एक्सपोर्टर अगर बन गया है तो वहां पर फायदे क्या होंगे सर, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, वो भी आप बता दीजिए। तो पहली चीज़ तो ये कि जब हम अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, और हम यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट, तो हम किसी एक कंट्री पर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर बढ़ती जाती है। डिपेंडेंसी बढ़ेगी, अगर वो कंट्री इंपोर्ट करने से मना कर दे तो हमारा एक्सपोर्ट तो कम हो जाएगा ना। इसलिए इंडिया जो पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी अपनाता है वो ये कि हम जो भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं वो मल्टीपल कंट्री में करते हैं। और मल्टीपल कंट्री में करने के कारण अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट को मना भी करती है या इंपोर्ट करने से हमको मना भी करती है, तो वहाँ हमारे एक्सपोर्ट पर पूरे तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तमिलनाडु जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा है वो कुछ इसी पॉलिसी के तहत कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि तमिलनाडु में जो एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी बनाई गई है, उसका नाम है गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, या उसको हम बोलते हैं गाइडेंस तमिलनाडु। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि जो एजेंसी है उसका नाम है गाइडेंस तमिलनाडु, राइट। और ये जो गाइडेंस तमिलनाडु है ये किस लिए, तो ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ये ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो कर सके, उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। ठीक है, क्या है ये, तो इसको याद रखेंगे कि तमिलनाडु ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है, ये काम करती है। बात समझ में आ रही है? गाइडेंस तमिलनाडु जो है वो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, 15 जुलाई 1992 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो कौन बन गया है, वो बन गया है तमिलनाडु, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करते हैं, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इनका नाम है के राजा रमन, राइट। और हाल ही में जो IFSCA के न्यू चेयरमैन बने हैं वो कौन है, वो है के राजा रमन, सॉरी, है ना। अब बात ये आती है कि सर ये जो IFSCA है ये आखिर करता क्या है, तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लीजिए। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 27 अप्रैल 2030 को। लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट कैसा, तो ये इस्टेब्लिशमेंट, ये इसको फॉर्म किया गया एज अ स्टेचुअरी बॉडी के तौर पर, है ना, एज ए स्टेचुअरी बॉडी के तौर पर 27 अप्रैल 2020 को इसका फॉर्म किया गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में। तो IFCA के नए चेयरमैन के राजा रमन, एज ए स्टेचुअरी बॉडी के तौर पर अगर हम बात करें तो 27 अप्रैल 2030 को 20 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और एज ए स्टेचुअरी बॉडी के तौर पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, वो गुजरात में है। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, तो पहली तो ये कि भाई इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी ज़रूरतों पर फोकस करना। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करना। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो आप याद रखें, पहला स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, ठीक है, पहला। और दूसरा अगर मैं बात करूं फोकस ऑन नीड फॉर इंडियन इकोनॉमी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या आवश्यकताएं हैं उन चीज़ों पर फोकस करना और उनके आधार पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो दो ऑब्जेक्टिव इसमें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है,
इसके नए प्रेसिडेंट जो बने हैं उनका नाम है शेख तलाल, ठीक है, उनका नाम है शेख तलाल। पूरा नाम अगर आप जानना चाहें तो शेख तलाल अल फहाद अहमद जे एल सबाह जो है इनका पूरा नाम है, लेकिन अगर आप घबरा रहे हैं तो आप सिर्फ शेख तलाल याद रखिए। और शेख तलाल जो है वो क्या है, तो उनको अपॉइंट किया गया है नए अध्यक्ष के रूप में। किसके नए अध्यक्ष के रूप में, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। 16 नवंबर 1982 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 16 नवंबर 1982 ये क्या है, ये इसका इस्टेब्लिशमेंट है। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर है, तो वो है कुवैत में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो भी आप याद रखिए कि हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, कुवैत में, और इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 16 नवंबर 1982 में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या इंडिया जो है वो इस काउंसिल का मेंबर है, तो बिल्कुल इंडिया जो है वो भी इस काउंसिल का मेंबर है, आप ये भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट ह्यूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड, कहां पर दुनिया की पहली रोबोट मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आजकल हर फील्ड में आपको एआई दिखाई दे रहा है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने जब आपको आईसीटी पढ़ाया था उस टाइम ड्यूरेशन पे मैंने यही बोला था कि अगर आपको आने वाले निकट भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पता हैं जो एआई को नहीं पता, तो आपकी नौकरी जो है वो खतरे में है, ये यकीन मान के चलिए। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो जेनेवा में हुई है, ठीक है। इसमें 9 ह्यूमनाइड रोबोट जो है उन्होंने भाग लिया है, ठीक है। और 9 ह्यूमनाइड रोबोट के जो डेवलपर उन्होंने भी यहाँ पर हिस्सा लिया था। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ह्यूमनाइड रोबोट थे वो और उनके डेवलपर उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया, जेनेवा में ये हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये ह्यूमनाइड रोबोट क्या होते हैं। ह्यूमनाइड रोबोट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैसे रोबोट होते हैं कि जो ह्यूमन के जैसे दिखाई देते हैं, मानव के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उन रोबोट को हम क्या बोलते हैं, हम ह्यूमनाइड रोबोट बोलते हैं। अब बोले कि सर एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर आप किसी मूवी से उठाना चाहें तो आप वहां से उठा सकते हैं जो चिट्टी था, रजनीकांत साहब। तो जो चिट्टी था वो चिट्टी जो है वो ह्यूमनाइड रोबोट था। बात समझ में आ रही है। अब एआई के फील्ड में आप अगर देखते हो तो हर एआई जो है वो आजकल हर फील्ड में आ गया है। एआई जो है वो मेडिकल के फील्ड में आ गया, एआई जो है वो एजुकेशन के फील्ड में आ गया, एआई जो है वो न्यूज़ एंकर के तौर पर डेवलप कर दिया गया है कि अब आपको न्यूज़ जो है वो एआई के जरिए और रोबोट जो हैं वो उनके द्वारा बताई जाएंगी। तो आप आजकल देखते हैं कि हर फील्ड में एआई जो है वो दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है। और इस सम्मेलन की, इस कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसको एक टाइटल दिया गया और बोला गया एआई फॉर गुड, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट था, ये एक नाम दिया गया इस कॉन्फ्रेंस को, और यहाँ पर बोला गया एआई फॉर गुड, ये आपके लिए जरूरी है। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज के, द बुक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977 authored by whom has been released, किसके द्वारा लिखित वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977 पुस्तक का विमोचन जो है वो किया गया है, तो वो किया गया है अभिषेक चौधरी के द्वारा। बात समझ में आ रही है। और अभिषेक चौधरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने यह वाजपेयी जी के ऊपर उनके जो पूरा करियर था कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर अलग अलग स्थितियों में किस तरीके से अपनी राजनीतिक यात्रा जो है वो की है, किस तरीके से उन्होंने देश के लिए काम किया है, उसका पूरा वर्णन जो है वो यहाँ पर इस बुक पर आपको मिल जाएगा। कुछ लोग ये बोलते थे कि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनकी अगर हम बात करें तो कुछ लोग उनके बारे में ये बोलते थे कि यार ये व्यक्ति गलत पार्टी में सही आदमी है। यहाँ पर अभिषेक चौधरी ने साफ तरीके से इसका खंडन किया है और उन्होंने ये बोला है कि अटल जी सही पार्टी में सही आदमी के तौर पर थे और उनके द्वारा काम जो किया जा रहा था वो भी सही था और वो जिस पार्टी में थे वो भी सही थे। तो कुछ इस प्रकार की चीजें जो हैं वो आपको इस बुक पर मिल जाएंगी। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं अभिषेक चौधरी। एक चीज इसमें याद रखिए कि इसका जो इंग्लिश वर्जन है, इसकी अगर हम बात करें जो दूसरे कंट्री पर ये लॉन्च की गई है, वहां पर इसका जो टाइटल था वो था द बिलीवर्स डिलेमा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था द बिलीवर्स
डिलेमा, राइट। तो यहाँ पर आप इसको भी याद रख सकते हैं। और फिलहाल आप यह याद रखिए कि इंडिया में जो लॉन्च हुई है वो वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 के नाम से लॉन्च की गई, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है, द बिलीवर्स डिलेमा, राइट। तो यहाँ पर आप इतनी चीज़ों को याद रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अमा पोखरी। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट योजना है, ठीक है। तो अमा पोखरी स्कीम टू रिवाइव द पॉन्ड्स इन द सिटी, है ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहरों में तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी नाम की योजना जो है उसकी शुरुआत की है। न्यूज़ में काफ़ी है, काफ़ी बना हुआ। अगर आप न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, अगर आपको आसपास के चीज़ों के बारे में पता चल रहा है तो आपको अमा पोखरी के बारे में ज़रूर पता होगा। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, फटाफट बता दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।